Today we have with us Chhattisgarh's Chief Minister Shri Bhupesh Baghel, who is here with us to talk about investments and more. Mr. Baghel has been Chief Minister for the last 3 years और इन्होंने ये 3 साल में काफ़ी बदलाव लाया है छत्तीसगढ़ में। और आज हम इनसे कई सवाल पूछेंगे कि ये 3 साल के फाउंडेशन के ऊपर ये आगे और छत्तीसगढ़ को कैसे बढ़ाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़, नया इंडस्ट्रीज़, नई जॉब्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी नमस्कार सर, मैं आपसे पहले ही ये पूछूंगा कि मुख्यमंत्री के शपथ लिए हुए आपको अभी 3 साल हो चुके हैं। आपकी इस यात्रा के आप कुछ बयान देना चाहेंगे कि हाइलाइट्स क्या है इन 3 सालों की? छत्तीसगढ़ को समझने के लिए भौगोलिक और सामाजिक स्थिति जानना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में 44% जंगल है। जंगल में हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, परंपरागत रूप से निवासी लोग वहाँ निवास करते हैं और मुख्य रूप से पूरे छत्तीसगढ़ कृषि पे आधारित है। किसान हैं, आदिवासी हैं, जंगल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में मिनरल्स है। जंगल तो है ही, मिनरल्स भी है। अब आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। नक्सली समस्या अलग रही है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं उसके अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाए, क्योंकि वहाँ 2 फसल की गुंजाइश कम है, एक फसल पर निर्भर रहते हैं। 2 मानसून मुंबई से भी जाता है और जो बंगाल खाड़ी से, तो क्लाउडी वेदर भी बहुत, उसके बाद फिर सूखा। तो ऐसी स्थिति में जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था सुधारना जरूरी है। तो सबसे पहले काम हमने किया ऋण माफ़ी का। दूसरा काम हमने किया 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने का। तो उससे किसानों के अर्थव्यवस्था में सुधार आया। दूसरा, जो जंगल में जो निवास कर रहे हैं तो उनके जो वहाँ पे लघु वनोपज है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो उससे खरीदी की व्यवस्था, समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था, और उसके बाद उसका वैल्यू एडिशन, उसके पैकेजिंग और उसके मार्केटिंग। तो ये काम हम लोगों ने हाथ में लिया। तीसरा ये है कि जो मज़दूर हैं उसके जेब में भी पैसा जाना चाहिए। तो इनको ध्यान में रख के सारा काम हमने किया। ऋण माफ़ी भी किया, 25 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी किया, लघु वनोपज समर्थन मूल्य खरीदी किया। उससे आम लोगों के जेब में पैसा जाना शुरू हुआ और 3 साल में लगभग 91,000 करोड़ रुपया इनके जेब में गया। चाहे धान खरीदी समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से। तो इससे अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त बदलाव आया है, जीवन स्तर में ज़बरदस्त सुधार हुआ है और लोग अब कृषि की ओर उनका आकर्षण बढ़ा है। पहले 2017 में 12 लाख किसान धान बेचते थे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, रजिस्ट्रेशन होता था। अब जाके वो 22 लाख हो गया। जो कृषि रकबा है 22 लाख हेक्टेयर से बढ़ के अब 30 लाख हेक्टेयर हुआ। इसका मतलब है जो गांव से शहर की ओर होता यह है कि गांव से लोग शहर की ओर आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में रिवर्स हुआ है कि शहर से लोग गांव की ओर आए और गांव की जो इकोनॉमिक है वो उसमें सुधार हुआ है। तो अर्थव्यवस्था ग्रामीणों के हमने सुधार किया। उससे फ़र्क पड़ा ये कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी। क्रय शक्ति बढ़ने के कारण से व्यापार भी बढ़ा, व्यवसाय भी बढ़ा, लोगों को रोज़गार भी मिला। लोग मकान बनाने लगे, ट्यूबवेल कराने लगे, फेंसिंग कराने लगे और फिर उनके ब्रांडेड कपड़े भी लेना शुरू किए, ज्वेलरी भी लिए, मोटरसाइकिल भी लिए, कार भी खरीदे। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में पूरे देश में जहाँ गिरावट है, छत्तीसगढ़ में गिरावट नहीं है। जेम ज्वेलरी में भी आप देखेंगे तो वहाँ ज़बरदस्त ग्रोथ है। रियल इस्टेट में देखेंगे उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो व्यापार व्यवसाय बढ़ा। अब जब दुकान में सामान बिकेगा तो फिर उद्योग के पहिए भी चलेंगे। उद्योग यदि चलता है तो 2 काम, राज्य के राजस्व में वृद्धि होती है और दूसरा लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये जो साइकिल चलाएं हम लोग, इससे अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त उछाल आया है लोगों के, ये फ़र्क किया। उसके बाद हमने गोधन न्याय योजना शुरू की, गोबर खरीदने का काम। 2 रुपये किलो में गोबर खरीदते हैं। करीब 63 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। सीधा सीधा जो गौपालक हैं, जो भूमिहीन हैं,
ऐसे लोगों के खाते में 126 करोड़ रुपये हमने साल भर के भीतर में दिया। उसे वर्मी कंपोस्ट बनाया। उन 70,000 महिलाएं हैं, वो वर्मी कंपोस्ट बना के रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट अब 91 करोड़ रुपये का हमने विक्रय किया, उसका लाभ उन लोगों को मिला है। तो लोगों को रोज़गार से कैसे जोड़ें, कृषि से कैसे जोड़ें, पशुपालन से कैसे जोड़ें, ये हमने किया। अब वो जो हमारे जो गौठान हमने बनाया है, करीब 8,000 हमारे गौठान बने हैं, और उसमें अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क डाल रहे हैं। तो जितने भी हमारे जो जंगल में हैं, तो लघु वनोपज से जुड़े हुए जो प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह लगाना है। यदि मैदानी हिस्सा है तो वहाँ दलहन है, तिलहन है, उससे जुड़े। जो परंपरागत रूप से जो पहले हमारे कारीगर हैं या जो धंधा करते हैं, चाहे लोहारी का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी अवसर मिलेगा। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र में उसको अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, उसको रोज़गार कैसे दिया जाए, ये हमारी कोशिश। तो उसके कारण से जो परिवर्तन आया है, जो गांधी जी जो ग्राम स्वराज की बात करते थे, भारत गांव में बसता है और ग्राम स्वराज होना चाहिए। तो गांव को स्वावलंबी कैसे बनाए, हर आदमी के हाथ में काम होना चाहिए, कृषि कार्य करे, मजदूरी करे, उसके अलावा भी उसके पास और भी उसके जो हुनर है उसके हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए। तो आपने छत्तीसगढ़ में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट लाया है एक तरह से। जब हम बात कर रहे हैं 5-3 सालों के, तो कोविड के बारे में तो बात करना ही होगा, क्योंकि लास्ट 2 साल में कोविड ने काफ़ी इम्पैक्ट किया है भारत के ऊपर। लेकिन आपकी सरकार ने कोविड मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया, और इसका एक एग्जाम्पल है कि अभी ग्रोथ और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट है। तो बाकी प्रदेशों के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ ने क्या किया है जो इतना यूनिक है कोविड मैनेजमेंट में? सबसे पहली बात यह है कि सभी वर्ग के लोगों को विश्वास में हमने लिया, और इसकी लड़ाई में सबकी भागीदारी रही है। जो गवर्नमेंट एजेंसियां जितनी भी हैं, चाहे वो नगर निगम कहें, पंचायत कहें, चाहे पुलिस की बात करें, जितने डिपार्टमेंट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो सबका हमने काम में लगाया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जैसे हमारे यहाँ 21,000 हम लोगों ने हमने सेंटर खोला, जो बाहर से जो 7 लाख लोग आए हमारे पास, और उसे क्वारंटाइन सेंटर हमने खोला, और उसमें करीब 7 लाख लोगों को रखा। 15-20 दिन एक क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहे। तो उसके भोजन की व्यवस्था, दवाई इलाज की व्यवस्था, और फिर जो हमारे जो मितानिन बोलते हैं, जो दूसरे आशा बहू के नाम से कहते हैं, उनको हमने दवाइयाँ दे दी। एक जो मितानिन है उसके पास 5-5 किट कम से कम हो, ताकि यदि सर्दी खांसी भी हो तो वो रिपोर्ट तो बाद में आता रहेगा, वो दवाई पहले शुरू कर देता था। कोरोना की जो दवाइयाँ हैं तो हमने वो वितरित कर दिया। तो जो गांव से लोग इलाज के लिए शहर में आके जो हॉस्पिटल में जो दबाव बनता था, वो दबाव को हमने कम कर दिया। ऑक्सीजन प्लांट लगाया। जितने भी हमारे हॉस्पिटल थे, PSC, CSC, उसमें हमने जितनी क्षमता है वहाँ 10 बेड, 20 बेड, 50 बेड, ऐसे हम लोगों ने कोरोना हॉस्पिटल हमने खोला, और वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। तो ये तमाम काम हम लोगों ने किया। तो डॉक्टरों को भी हम लोग सहयोग लिए। लॉकडाउन लगाना है तो व्यापारियों से पूछते थे किस दिन लगाना है, उसके सहमत करके कराते थे। तो इसके कारण से कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बनी। ग्रामीण क्षेत्र से अनावश्यक दबाव शहर में नहीं पड़ा, लोगों के मन में भय ख़त्म करने का। और दूसरी बात, उसी समय हम लोगों ने, जब कोरोना काल हो और लॉकडाउन लगा हो, तो सबसे ज़्यादा चिंता उसे भोजन पानी की होती है, परिवार कैसे चलेगा। तो हमने 3 महीने का राशन मुफ्त में दिया। उसके बाद भारत सरकार ने डिक्लेयर किया, सबसे पहले हमने किया, वितरित कर दिया। तो लोग निश्चिंत हो गए, भोजन के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। फिर उसके बाद भी कोई बाहर से आया है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको मुफ्त में राशन देने का काम। सामाजिक संगठनों को भी आह्वान किया, आप लोग भी भोजन भी पका के दे सकते हैं, सूखा राशन भी दे सकते हैं। तो लगातार वितरण करने का काम। तो इस प्रकार से समाज को भागीदार बनाया इसमें, और उसके कारण से कोरोना आया जरूर हमारे यहाँ, लेकिन वैसी भयावहता नहीं रही जैसे दूसरे प्रदेशों को देखने को मिला। सर, जब पैंडेमिक की बात करते, कोरोना की बात करते, तो एक चीज़ तो निश्चल है कि इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी इम्प्रूव करना है। अब आपके स्टेट में काफ़ी इनोवेटिव स्कीम्स है, जैसे दाई दादी स्कीम, जो पहली बार जो मोबाइल फॉर वुमेन बाय वुमेन वैन है, इसके पीछे सोच क्या? और अब जब
श्योर है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, तो आप इसको कैसे बढ़ाएंगे अगले हमने उस क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हाट बाज़ार जरूर जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो हमने क्या किया, हाट बाज़ार क्लिनिक की योजना शुरू की। तो छत्तीसगढ़ के जितने हाट बाज़ार है उसको आइडेंटिफाई करके हर सप्ताह वहाँ पूरे डॉक्टर और पूरे स्टाफ और पूरे 40 प्रकार के जो जांच की सुविधा, मुफ्त दवाइयाँ और सबको उसको सूचीबद्ध करने का काम। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में हमने किया। शहरी क्षेत्र में वहाँ शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना हमने शुरू की। तो जितने भी स्लम एरिया है वहाँ हमारे मोबाइल यूनिट जाना शुरू किया। इसी बीच में हमने देखा कि महिलाएं हैं वो बड़ी संकोच करती हैं बहुत सारी बीमारियां बताने में। फिर ये बोलते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, थोड़ा से लापरवाही करते हैं अपने स्वास्थ्य के, बच्चों के, पति के, परिवार के सदस्यों की ज़्यादा देखभाल करती हैं, अपने प्रति वो लापरवाह हो जाती महिलाएं। और फिर मेल यदि डॉक्टर हो, स्टाफ हो तो उसके सामने खुल के बात नहीं कर पाती। तो ऐसे हमने दाई दीदी क्लिनिक योजना शुरू की और जिसमें सारे स्टाफ महिलाएं होंगी और वो निर्धारित समय में निर्धारित स्थान पे वो हमारा मोबाइल यूनिट पहुंचता है और उसमें सारी महिलाओं का इलाज कराते हैं। तो उससे काफ़ी लोकप्रियता मिली। अब पहले तो हम केवल बड़े शहरों में हम कर रहे थे, उसके बाद फिर वो नगर पालिका, नगर पंचायतों में भी उसका विस्तार हम लोग कर रहे हैं। तो उसके ज़बरदस्त सफलता मिल रही और आप देखेंगे कि महिलाओं में खून की कमी खूब होती है, उसे दूर करना है। बहुत सारे उनकी व्यक्तिगत परेशानी होती है जिसको खुल के बात नहीं करते, तो वो काफ़ी उससे लाभ मिलेगा। और एक जेनरिक मेडिसिन के दवाइयाँ हम खोल रहे हैं जो मतलब 72% तक के कम कीमत में ब्रांडेड दवाइयाँ मिलती है। तो उसको हम लोग श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर तो सभी शहरों में हम खोल रहे हैं। उसकी ज़बरदस्त अभी तक के लाखों लोग उसका लाभ उठाएं और करोड़ों रुपये की उसकी बचत हुई। सर, अभी मैं आपसे स्टेट बजट के बारे में एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस साल आपका स्टेट बजट सरप्लस है और जब भारत भर में यूजुअली डेफिसिट में जाता है आपका सरप्लस है, और ये इस टाइम पे हुआ है जब कोविड पर काफ़ी खर्च होते हैं हर स्टेट में। आप ये कैसे कर पाए सरप्लस बजट छत्तीसगढ़? एक तो वित्तीय अनुशासन बना के जो अनावश्यक खर्च है उस पर कटौती की। दूसरी बात यह है कि आय वृद्धि करने की बात, कैसे हम आय वृद्धि कर सकते हैं। कोरोना काल में भी हमारे यहाँ खदानें बंद नहीं हुई, चाहे कोयला का हो, चाहे लोहा का हो, चाहे बॉक्साइट का हो, सारे खदानें चलती रही। तो उसके कारण से हुआ ये कि सबसे पहले उद्योग की पहिया हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। स्टील प्रोडक्शन जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसके कारण से हमारी इकोनॉमी में उतना प्रभाव नहीं पड़ा और हम लोग लगातार उसको और मिनरल से काफ़ी माइनिंग से हम लोग खूब उसको जोर दिए। तो उसके कारण से हमारे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और इस साल लगभग 701 करोड़ का सरप्लस बजट हमने प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ कि बहुत कम राज्य होंगे जहाँ सरप्लस बजट प्रस्तुत किए होंगे, छत्तीसगढ़ उसमें से एक है। सर, इसमें एक आपने ये बार नई पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ गए और जब इसके एक्चुअली स्टेट में जो बेनिफिशियरी है इसके बारे में काफ़ी खुश है, लेकिन कई इकोनॉमिक्स बताते हैं कि अगर न्यू पेंशन स्कीम हो जो इक्विटी पर जोर देता है तो वो स्टेट के फाइनेंसेस के लिए अच्छा होता है। आपके इस बारे में क्या सोच है? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में ये रहता है कि कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति है, बुढ़ापे की चिंता उसको नहीं रहती। ये अभी जो नया जो पेंशन स्कीम है उसमें उसको चिंता रहती है कि मेरे बुढ़ापा कैसे कटेगा। हर नौकरी पेशा चिंतित रहता है, तो उस चिंता को दूर किए। दूसरा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वित्तीय भार पड़ाना नहीं है, क्योंकि इसमें भी पैसा जमा करना पड़ता है, उसमें भी पैसा जमा करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हर परिवार के जो नौकरी पेशा लोग हैं उसके भविष्य की चिंता से दूर हो जाते हैं। पेंशन है वो टेंशन दूर कर दिया। काफ़ी अच्छी सोच है। सर, आपने जब मुख्यमंत्री पद संभाला तो आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर काफ़ी मजबूती और आत्मनिर्भरता के लिए जोर दिया था। इनफैक्ट नरवा, गरवा, बाड़ी स्कीम जो अभी आपने बात किया था, लेकिन 3 साल के बाद इसका प्रभाव को लेकर आपका
क्या असेसमेंट है और इसका फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो नरवा है मतलब नाला, जो वर्षागत जो जल है वो नाला के माध्यम से नदी और नदी के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, और हमारे खेत है, जंगल है, वो सूखे रह जाते हैं। तो हमने नाला को रिचार्ज किया। पहले साल हमने 1100 नाला चिन्हित किए। इस साल के 1950 नाला हमने चिन्हित किया है, उसमें काम शुरू किया। तो जिन नालों में हम पहले साल काम किए थे, आज स्थिति है जो जंगल के क्षेत्र है वहाँ बसाहट कम होती है, वहाँ ट्यूबवेल भी कम है, वहाँ लोग सिंचाई भी कम करते हैं। तो ऐसे उन जगहों में देखें तो 30-30 सेंटीमीटर एक साल में उसको वाटर रिचार्जिंग हुआ। मैदानी हिस्सा में जहाँ सघन बसाहट भी है, ट्यूबवेल भी है, पेयजल के लिए भी है और निस्तार के लिए भी है और सिंचाई के लिए या उद्योग के लिए भी, तो ऐसे जगहों में 7 सेंटीमीटर का ग्रोथ देखा गया। तो ये हमारा नाला है नरवा प्रोजेक्ट, जिसके माध्यम से पानी को रोकने का काम हम कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा अब हर परिवार को 55 लीटर पानी देना है। पानी रहेगा तब आप देंगे, तो पहले व्यवस्था पानी की होनी चाहिए, तब उसका वितरण होना चाहिए। भारत सरकार क्या कर रही है, पहले शौचालय बना दिए, तो पहले 1 लोटा से काम चलता था, अब शौचालय में 5 लीटर लगेगा। अब बोलते 55 लीटर पानी हर परिवार को दो, तो पानी आएगा कहाँ से? इसकी व्यवस्था भारत सरकार नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ सरकार ये नाला के माध्यम से, नरवा वाले प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे नालों को हम पानी रोक रहे हैं, उस वाटर रिचार्जिंग कर रहे हैं। उससे न केवल निस्तार की, सिंचाई की व्यवस्था भी हो रही है और उद्योग के लिए भी पानी होगा, पेयजल के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होगी। ये हो गया नरवा। गरवा वाला प्रोजेक्ट है जिसके कारण से आज पूरे देश में जो पशुधन है, मवेशी है, वो खुले में है, फसल बचाना मुश्किल है, रात रात भर किसान जाग रहे हैं, सड़कों में आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हो रही है। तो इसको रोकने के लिए 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं, जिससे पशुधन के भी उसके तरफ लोगों को ध्यान जा रहा है। उसको चारा खिलाएंगे तब तो गोबर मिलेगा, तो चारा भी खिला रहे हैं, उसको घर में रख भी रहे हैं ताकि उसके गोबर के लिए बाहर भटकना ना पड़े। अब घुरुआ की बात है, जितने भी हमारे पास चाहे वो गोबर हो तब, चाहे जो कचरे हैं उससे हमको कंपोस्ट बनाना है। घुरुआ जैसे हम डंपिंग, मतलब जितने भी कचरा है वहाँ एक जगह एकत्रित करते हैं, उसे खाद में कन्वर्ट कर दें ताकि हम खेत में डाल सकें, बाहर में गंदगी ना फैले बल्कि उससे स्वच्छता हो और खेत को फिर से हम उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाएं। चौथा जो बाड़ी है, बाड़ी घर घर में आपके पास किचन गार्डन हो, उसको डेवलप करें ताकि ताज़े सब्जी हर परिवार को मिल सकता है। इस अभी तक के करीब 3 लाख हम लोग बाड़ी बना चुके हैं, तो उसे ताज़ा फल सब्जी उसको मिल रहा है। तो लोगों के जो कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने में ये काफ़ी मददगार होगी। तो इसीलिए हम छत्तीसगढ़ में नारा दिए थे, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी, ये 4 योजनाएं हैं। सर, आपकी और एक काफ़ी इनोवेटिव टर्म है जो रूरल एसईजेड कहा जाता है। नॉर्मली जब भारत में देखते हैं तो एसईजेड बोलते हैं तो स्टील और ग्लास बिल्डिंग की सोच आती है, लेकिन आपके यहाँ काफ़ी डिफरेंट है जो रूरल एसईजेड्स है और जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है काफ़ी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और इसको कैसे बढ़ाएंगे आप हर गाँव में छत्तीसगढ़ की? देखिए, सबसे पहली बात तो हमने क्या किया कि गौठान के लिए ज़मीन आरक्षित की, चारागाह के लिए भी और गौठान के लिए। तो वो करीब 10 से 15 एकड़, तो अभी 10,000 गांव में हमने ज़मीन आरक्षित कर ली है और 1,65,000 एकड़ हमने आरक्षित कर ली। जो गौठान बनेगा उसी में 1 एकड़ ज़मीन हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में, रिपा के रूप में हम डेवलप करेंगे। तो जिसमें हम ट्रेनिंग के भी प्रोग्राम हैं और उसे रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराएंगे और वहाँ जो प्रोडक्शन होगा उसे बेचने के लिए शहरों में सी-मार्ट भी लगाएंगे। तो गांव हमारा प्रोडक्शन का सेंटर हो और शहर है वो विक्रय का केंद्र बने। तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये जो आप एसीजी कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में ही हम लोग उसको जोर दें तो शहरों में जो दबाव बनता है पॉपुलेशन का, उसमें भी कमी आएगी और गांव में ज़मीन भी काफ़ी है। और दूसरी बात यह है कि जो हुनरमंद लोग हैं लेकिन गरीब हैं, तो उसको वो ज़मीन कहाँ से लाएगा, उसका डाइवर्सन कहाँ से करेगा, फिर बिजली का कनेक्शन, फिर पानी की व्यवस्था, फिर विक्रय की व्यवस्था, रॉ मटेरियल की चिंता, तो उसको दूर करने के लिए वहाँ हम लोग इस साल 600 करोड़ का बजट हमने रखा है
ताकि वो जो हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें पानी की, बिजली की व्यवस्था करें, शेड बनाएं, ताकि वो वहाँ बिना कम खर्चा किए वो और तेज़ी से जितने जल्दी वो ट्रेनिंग लेगा उतने जल्दी अपना काम धंधा शुरू कर लेगा। और विक्रय की व्यवस्था, तो पैकेजिंग वगैरह भी करना है, वैल्यू एडिशन भी करना है, पैकेजिंग भी करना है और उसका विक्रय भी करना है। तो ये सब करेंगे तो निश्चित एक पूरा ग्रामीण क्षेत्र में हमारा एक इंडस्ट्री खड़ा हो जाएगा जो कि लोगों को रोज़गार भी देगा और जो हमारे जो प्रकृति से जो चीज़ें मिल रही है उसका सही सदुपयोग भी होगा और सही चीज़ है वो लोगों को मिल पाएगा। सर, आपने नया रायपुर को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाया है और इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जो बाकी शहरों में इंडिया में से काफ़ी डिफरेंट है। अब इस शहर को आप मध्य भारत का बिजनेस कैपिटल कैसे बनाएंगे? मुख्य रूप से बात यह है कि आजकल जो जोर है वो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री का है, तो उससे जुड़े हुए जो उद्योग हमारे यहाँ आ सकते हैं उसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वहीं हम लोग जैसे वर्धा में सेवाग्राम आश्रम है, तो उसी तर्ज पे एक हम लोग आश्रम बनाएंगे जिसमें 77 एकड़ ज़मीन हमने आरक्षित कर ली, उसके लिए बजट में प्रावधान किया है ताकि लोग वहाँ आए, प्रशिक्षण भी दें, प्रशिक्षण प्राप्त करें। देश में दुनिया में जितने भी नए नए उद्योग व्यापार के जो खोज हो रहे हैं वो वहाँ चर्चा भी हो और साथ ही ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम हो। तो हमारी कोशिश ये है कि उस प्रकार से लोगों को वो एरिया में हम जिसमें प्रदूषण ना हो ऐसे उद्योग को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं वो आए। और सर, आप स्किलिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जब हाई पेइंग जॉब्स लोगों को देना है तो इसमें एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं फुल छत्तीसगढ़ में और स्पेशली नया रायपुर में? देखिए, हमारे पास IIIT है और दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट है जिससे हम ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हर लेवल पे, जैसे गांव के बारे में बताया, गांव में भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसी प्रकार महिलाओं की ट्रेनिंग और जिस स्तर में उनको रोज़गार चाहिए उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो ताकि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हो। तो जो हायर एजुकेशन चाहते हैं तो उसके लिए तो पूरे देश और दुनिया है, तो ट्रेनिंग हम दे दें, उसके एजुकेशन की व्यवस्था कर दें और जो ऐसे लोग हैं वो देश और दुनिया की संपत्ति होती है तो फिर जहाँ जाके रोज़गार प्राप्त कर सकें। सर, मैं आपको इन्वेस्ट कर छत्तीसगढ़ के बारे में जरा पूछना चाहता हूँ कि ये स्लोगन के बीच में थिंकिंग क्या है और आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं बोथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को कि छत्तीसगढ़ की स्ट्रेंथ्स क्या है और क्यों ये नया स्लोगन आपने बनाया है? क्योंकि आपने लास्ट 3 सालों में भी काफ़ी फोकस किया है इसके बारे में, बट ये नया स्लोगन क्यों है? देखिए, उद्योग जो हमारी नीति बनी 2019 वो सबसे बढ़िया उद्योग नीति बनी है और हमारे उद्योग नीति में सबसे बड़ी खास बात यह है कोई उद्योगपति NPA नहीं होगा। आज पूरे देश में NPA का दौर चल रहा है। जिस उद्योग को देखो, जिस बड़े घर को घराने देखें, वो सब NPA होते जा रहे हैं, बैंक करप्ट होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी जो नीति है उसमें कोई बैंक करप्ट नहीं होगा, कोई NPA नहीं होगा, ये बड़ी बात। और इसी कारण से हम कहीं ना रोड शो कर रहे हैं ना इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। हमारी नीति के कारण से आज 70,000 करोड़ के MOU हो चुके हैं और वो मतलब प्रभावी कदम भी उठाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उद्योग नीति हमारी बहुत बढ़िया है जिसके कारण से लोग घर बैठे हमारे पास उद्योगपति आ रहे हैं। सर, आपने एक विजन डॉक्यूमेंट 2022 निकाला है जिसमें काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो आप $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ को, लेकिन इस पे आपको क्या चैलेंजेस भी दिख रहे हैं, क्या चुनौती दिख रहे हैं? जैसे स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप क्या क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं कि ये $100 बिलियन इतना बड़ी रकम की इन्वेस्टमेंट हो छत्तीसगढ़ में? देखिए, हमारे पास उद्योग लगाने के लिए सब कुछ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जगह, ज़मीन, फिर पानी, फिर बिजली और उसके बाद जो स्किल्ड लेबर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे पास ऐसे वातावरण है छत्तीसगढ़ में, बहुत सहज, सीधे, सरल, ईमानदार, मेहनती लोग छत्तीसगढ़ के, तो लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। बड़े बड़े उद्योग पहले से लगे हुए हैं
और भी हम चाहते हैं कि उद्योग लगे, तो और उसके लिए फिर बिस्पोक पॉलिसी भी हमारे पास है। तो हमारी जो नीति है उसके अलावा बिस्पोक पॉलिसी जिसमें 100 करोड़ से ऊपर करके इन्वेस्ट करते हैं, तो हम फिर 1 to 1 बैठ के वो क्या छूट चाहते हैं उसको फिर ले जाके कैबिनेट में पास करते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ आए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है आपसे कि अगले 2 साल है, आपने 3 साल काफ़ी सक्सेसफुल किए, अगले 2 साल में आपका फोकस क्या रहेगा? और अगर आप छत्तीसगढ़ की जनता और ग्लोबल और घरेलू इन्वेस्टर को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया से मैं ये कहना चाहूँगा, आज ग्लोबल वार्मिंग से लोग चिंतित हैं। हम स्वाभाविक रूप से उसका हल खोज लिए हैं। हमारी जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है उससे काफ़ी कुछ उस समस्याओं का समाधान दिखाई देता है। दूसरा, जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, जिसमें कोई तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जो पॉपुलेशन है वो समान रूप से वितरित रहेगा, उसमें सघनता नहीं आएगी और इसके कारण से प्रदूषण भी कम होगा। चौथी बात ये है कि जो हम लोग जो योजना बनाए हैं तो कोई एक दिन की योजना नहीं है। उसे अब जैसे हमने कहा कि 8,000 गांव हम गौठान बना चुके हैं, 10,000 गांव में चिन्हित कर चुके हैं, तो उसको डेवलप करना, क्योंकि बिल्कुल नया ये विचार है और उसको धरातल में लाने में हम सफल हुए हैं, लेकिन पूरी नहीं, अभी उसमें बहुत कुछ काम करना है। तो वो पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को रोज़गार हर स्तर पे, चाहे वो खेतिहर मजदूर से लेकर जो जितने IIT IIM पढ़ भी लिए हैं उनके लिए रोज़गार की आवश्यकता है। तो वो सब चीज़ हम मुहैया कराएं तो एक आदर्श राज्य हम बना सकें जिसमें सभी वर्ग के लोगों को स्थान मिले। सर, शुक्रिया आपका कि आपने इतना टाइम बिताया हमारे साथ और इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आपके क्या यूनिक प्रोग्राम्स हैं छत्तीसगढ़ के, और स्पेशली ये जो रिवर्स माइग्रेशन का है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भारत भर में लोग रूरल एरिया से शहर आते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में उल्टा होता है। और मुझे लगता है कि यही भारत को आगे बढ़ाएगा, यही गांधी जी की सोच थी कि रूरल स्वराज गाँव। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। नमस्कार, धन्यवाद।